हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी। आई बिलीव कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर हम कर रहे हैं तैयारी हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। एंड जब हम लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को पढ़ते हैं तो लीगल रीजनिंग पार्ट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें भी जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज़ वेयर वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो इसीलिए आज जो है हम इस सेशन में समझेंगे एक ओवरव्यू अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे थोड़ा सा रिट्स पर, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स या रादर फॉर टाइम बिंग अगर हम कहें कोई भी राइट्स, वो राइट्स की महत्वता तब तक नहीं रहती जब तक उनके लिए हमें रेमेडी ना मिले। एंड सिमिलरली आज जो है हम इस प्रकार से रिट्स की रेमेडी को यहाँ पर देखेंगे जो कि मिलती है हमको इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड एट द सेम टाइम अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन एज वेल। चलिए तो समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं दैट दिस इज़ बेसिकली द QR कोड जिसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल तक आ सकते हैं। एंड जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक ये वाला ग्रुप। ये ग्रुप जो है ये डेडिकेटेड है फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आइए और इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करे जाते हैं एंड एट द सेम टाइम सारी क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पर मैंशन होता है। तो अभी करना क्या है, आपको जल्दी से जाइए और इसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। अगर QR कोड से नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बीइंग आदित्य राय टाइप अगर करोगे तो भी ये आपको डायरेक्टली लेकर आएगा जो है इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप तक। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप चाहते हो कि इन क्लासेस की PPTs आपको मिले तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। और जब हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे पहले सवाल जो आता है आपके मन में वो ये है कि आखिर फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते क्यों हैं और ये कहाँ पे दी गई हैं। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब सवाल ये उठता है कि सर इतने पार्ट्स में बांटने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो आपको पता होगा दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड टू बी द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ये। अब चूंकि ये इतना बड़ा संविधान है, इसमें इतने सारे प्रोविजंस हैं, तो एज सच अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि किसी प्रोविज़न को ढूंढा जाए तो उसके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है। तो उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। जैसे ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में बांटा, उसके बाद बेनिफिट जो मिलता है वो ये है कि अब आपको पता होगा कि किस पार्ट के अंदर कौन सा प्रोविज़न है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली उस प्रोविज़न तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एंड हम आज जो पार्ट की बात कर रहे हैं दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं तो ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के प्रावधान आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल राइट्स को किन्हीं और नामों से जाना जाता है क्या। तो येस, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द क्वेश्चन विच मे कम टू योर माइंड इज, सर why are fundamental rights called fundamental rights? आखिर इनको हम मौलिक अधिकार ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कह सकते थे? क्या इसके पीछे कुछ कारण है? तो yes, there is a reason behind that. आपको ये समझना होगा कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो हमको अधिकार दिए गए हैं, सबसे पहले ये वो अधिकार हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी you can say that these rights are very much fundamental for the development of a human being. And since they are very much fundamental for the development of a human being, ये अधिकार आपको मिलना जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आपको ये पता होगा
that constitution is known as the supreme law of the land. At the same time constitution जो है हमारे यहाँ फंडामेंटल लॉ की कैटेगरी में भी आता है. जिस प्रकार से अगर हम बात करें हमारे इस शरीर की, तो सेल जो होता है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. वैसे ही जब हम बात करते हैं यहाँ पर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. यानी ज़्यादातर जितने भी हमारे कानून हैं वो कहीं ना कहीं अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड ऑल्सो दे आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो संविधान के विरुद्ध होंगे तो हमारी जो जुडिशरी है वो आर्टिकल नंबर 13, 32 एंड 226 की मदद से जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज करते हुए इन कानूनों के प्रावधानों को शट डाउन कर सकती है. तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट Constitution is basically the fundamental law of the land as well as it is the supreme law of the land. Now since we are talking about the supreme law of the land and fundamental law of the land, अब एक बार सोचिए कि एक कानून है जो खुद में फंडामेंटल लॉ है और वो कुछ लोगों को दे रहा है कुछ राइट्स, तो क्या इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे सर. Why? Because they are guaranteed by the fundamental law of the land. And at the same time, अगर आपके इन अधिकारों का वायलेशन होता है, then ऐसी स्थिति में you can directly go up to the Supreme Court. Directly. कैसे जा सकते हैं? By using the power given under Article number 32. आर्टिकल नंबर 32 का उपयोग करके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट निर्देश देंगे, डायरेक्शन देंगे, जिनको हम फेमसली जानते हैं विद द नेम ऑफ रिट्स. ठीक है, आई होप दिस इज डन. चलिए अब आते हैं आगे. फंडामेंटल राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप कह सकते हैं सेलिएंट फीचर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला सेलिएंट फीचर है दैट इट इज़ फंडामेंटल राइट्स आर नीदर सैक्रोसेंट नॉर एब्सोल्यूट. ना ही ये सैक्रोसेंट है ना ही ये एब्सोल्यूट है. इनका मतलब क्या? इनका मतलब ये है जब हम कहते हैं कि ये सैक्रोसेंट नहीं है या ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो इनका मतलब ये है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्वालिफाइड हैं, इसीलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है. व्हेन वी से क्वालिफाइड, इसका मतलब क्या? सपोज करिए मैंने किसी व्यक्ति से कहा दैट यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्या वो व्यक्ति जो मन में आए वो कह सकते हैं? क्या वो व्यक्ति ऐसे शब्दावली का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि किसी की मानहानि हो रही हो? क्या वो व्यक्ति ऐसे किसी शब्दावली का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को हानि पहुंच रही हो? द आंसर इज नो. ऐसे ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में लगाए गए हैं. एंड दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट रादर दे आर qualified. Why are they qualified? Because they have certain reasonable restrictions which are imposed upon them. ठीक है. इसके अलावा क्या ये सैक्रोसेंट है? क्या ये जिस प्रकार से हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे? क्या इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? क्या इनको चेंज नहीं किया जा सकता? The answer is no. The parliament can definitely curtail your fundamental rights. They can suspend your fundamental rights. And this can be done when? During emergency. Therefore, again, क्या fundamental rights absolute हैं? नहीं. क्या fundamental rights sacrosanct है? नहीं. क्यों नहीं है sacrosanct? Because इनको emergency के दौरान suspend किया जा सकता है. अगला सवाल, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं? जस्टिसेबल का मतलब कि क्या इनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर देखिए हमारे ये मौलिक अधिकार जो है इनका उल्लंघन हो रहा है? बिल्कुल सर जा सकते हैं. अभी तो आपने बताया आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आई कैन गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत आई कैन गो अप टू द हाई कोर्ट. तो ये येस दे आर जस्टिसेबल, आई कैन अप्रोच द कोर्ट. क्या इनका सस्पेंशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स
एक्सेप्ट द राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। इनके अलावा सारे मौलिक अधिकार जो हैं आपके वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना भूल गया, क्या आपके मौलिक अधिकार एनफोर्सिएबल हैं? द आंसर इज़ येस। व्हेन वी से एनफोर्सेबल, तो बेसिकली हमारा मतलब ये है कि क्या हम सरकार को बोल सकते हैं कि आप हमें ये मौलिक अधिकार जो हैं नहीं मिल रहे हैं, इनको प्रदान करने में मदद करें? द आंसर इज़ येस। Therefore, we say that the fundamental rights are enforceable as well as justiciable. आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो सही तरीके से समझ में आ रही हैं। यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि जो बेसिक हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स हैं उनको जो है समझा जाए। एंड अब जो है हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर हम एनालाइज करना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने हमें दिए गए हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो हमारे पास बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या ये हमेशा से ही 6 थे? आंसर इज नो। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय हमारे पास इन टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7, बट अब केवल कितने हैं? 6। तो ये 7वां फंडामेंटल राइट कहाँ गया, पहले ये बता दीजिए सर। बिल्कुल, जब हम 7वें फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए दैट हमारे इंडिया में देयर वाज वन मोर फंडामेंटल राइट विच वाज नोन एज राइट टू प्रॉपर्टी। यानी आपका और हमारा अधिकार था कि हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इंटैक्ट रखें। ये अधिकार हमारा आर्टिकल नंबर 31 के अराउंड था और आर्टिकल नंबर 19 में भी दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए दैट मीन्स ये एक फंडामेंटल राइट था। अब चूंकि ये एक फंडामेंटल राइट था, क्या हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा सकता था? आंसर इज नो। इसका तात्पर्य ये है कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी लेजिस्लेटिव as well as executive दोनों ही एक्शंस के खिलाफ प्रोटेक्टेड था। यानी ना ही आपकी सरकार कोई कानून बना के आपसे ये प्रॉपर्टी ले सकती थी, ना ही आपकी सरकार एग्जीक्यूटिव फंक्शन से आपकी प्रॉपर्टी ले सकती थी। बट इन सभी सिनेरियोज में इशू तब आता था जब गवर्नमेंट को बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बनाए रोड्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बनाए ब्रिजेस, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बनाए रेलवे ट्रैक्स। अब इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सर, लैंड। बट लोग तो लैंड देने से मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये राइट टू प्रॉपर्टी है। तो ऐसे चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में हमें इशू लग रहा था, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेकर आई। ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था ये लाया गया इन द ईयर 1978 और इसकी मदद से क्या किया गया, हमारा जो ये राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट था इसको वहाँ से हटा दिया गया। एंड नाउ इट वॉज ब्रॉट अप टू आर्टिकल नंबर 300A। कहाँ लाया गया? आर्टिकल नंबर 300A। आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत, आई रिपीट, आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत ये अब बन चुका है हमारा लीगल राइट। दैट मीन्स नाउ it is no more our fundamental right but just the legal right. And when we talk about a legal right, it is basically protected against only and only the executive action. It is not protected against the legislative action. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आते हैं वापस और ये एनालाइज करते हैं कि आखिर इस समय हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं।
अगर अभी की हम बात करें तो हमारे यहाँ इन टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि 7th मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो है वो हटा दिया गया है। तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हम ये एनालाइज करेंगे कि आखिर रिट्स क्या होता है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट जो हमारे पास है दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 के बीच। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 के बीच। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दीज आर गिवन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। एंड लास्ट वन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये दी गई है आर्टिकल नंबर 33 के अंतर्गत। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम एक एक फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा इनके अंदर के सब्जेक्ट मैटर्स को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, जब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी की, तो राइट टू इक्वालिटी बेसिकली क्या है? सर, राइट टू इक्वालिटी बेसिकली एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत हमको अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स दिए गए, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है एंड दैट इज़ कि इंडिया में हमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्टैब्लिश करना है, इंडिया में हमें इक्वालिटी जो है वो स्टैब्लिश करनी है। एंड ये शुरुआत होती है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। एक इट इज़ टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, and the other one is it is talking about equal protection of law, equality before law and equal protection of law। equality before law जो है this is a principle which has been taken from Britain, UK। equal protection of law जो है this is a principle which has been borrowed from USA, which is borrowed from USA। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, जैसा कि बताया कि यूके से लिया गया है, तो आखिर ये कहाँ से लिया गया है? तो देर इज़ अ प्रिंसिपल नेम्ड एज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल। ये रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो ये प्रपाउंड किया गया था किसके द्वारा? ये प्रपाउंड किया गया था बाय अ ग्रेट जूरिस्ट नेम्ड एज सर A.V. डाइसी। अभी जो सर A.V. डाइसी हैं, इन्होंने इस रूल को प्रपाउंड किया। इसके अंदर 3 पॉस्टुलेट्स जो हैं वो दिए गए। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला कहता है दैट नो वन शैल बी पनिश्ड अदर देन द ब्रीच ऑफ लॉ, अदर देन द ब्रीच ऑफ लॉ। वेराज सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड थर्ड पॉस्टुलेट कहता है नो वन शैल बी पनिश्ड अदर देन द ब्रीच ऑफ लॉ। Sorry, I'm so sorry. The third one is that constitution is the result of fundamental rights। Constitution is the result of fundamental rights। बट अब अगर हम बात करते हैं इंडियन सिनेरियो की, इंडियन सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ ये चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं करी जाती। वाई? बिकॉज ये तो बात हो गई ब्रिटेन की, जहाँ पर वहाँ की क्वीन ने पहले जो है एक चार्टर जो है बिल ऑफ राइट्स के नाम से दिया था।
अब चूंकि वहाँ पे वो चार्टर दिया गया था एंड संविधान उनका उससे ही ड्रॉ किया जाता है, इसलिए ये कहा जाता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज इन एग्जिस्टेंस। कहने का तात्पर्य, वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इज़ वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वी डिड नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स। It was the constitution which brought about fundamental rights into existence. Therefore, हमारे इंडिया में अगर हम देखने को जाएं तो बेसिकली इट इज़ फंडामेंटल राइट्स इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ तो इसका ऑपोजिट है ना सर। नाउ सिंस हमारे यहाँ इसका ऑपोजिट है, आई रिपीट, सिंस हमारे यहाँ इसका ऑपोजिट है, इसीलिए हम ये थर्ड पॉस्टुलेट को इंडियन सिनेरियो में अप्लाई नहीं करते। हाउएवर ये वाला पॉस्टुलेट हमने अप्लाई कर रखा है और आपको बहुत अच्छे से पता होगा दैट ये पॉस्टुलेट भी हम अपने यहाँ अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज़ कि किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उस व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा हो। सपोज़ करिए कि आप जो है 20,000 मज़दूरों में से एक हैं जिन्होंने ताजमहल को बनाया। जैसे ही बनाया और आप जाते हो कि राजा खुश होंगे और अब हम सभी को जो है तोहफे मिलेंगे। राजा साहब कहते हैं कि हाँ तोहफे मिलेंगे, आप लोग हाथ आगे करिए। सभी लोग मिलकर हाथ आगे करते हैं। जैसे ही हाथ आगे करते हैं सबके हाथ काट दिए जाए। क्या ये जस्टिफाइड होगा? क्या आपने कोई गुनाह किया था? नहीं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही कह रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी कानून को तोड़ता नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति किसी कानून की उल्लंघना करता नहीं है, तब तक आप उस व्यक्ति को नहीं पनिश करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह आता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को पनिश करना है तो उसके लिए एक कानून होना चाहिए और उस कानून को तोड़ा होना चाहिए, उसका ब्रीच हुआ होना चाहिए। Until and unless there is a breach of the constitution, there is a breach of that law, you cannot punish a person. You cannot punish a person. ठीक है? I hope this is clear. तो ये है आर्टिकल नंबर 14 जहाँ पर हम बात कर रहे थे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि लॉ के समक्ष समानता, दैट इन फ्रंट ऑफ द आइज एवरीबडी इज इक्वल, बी इट आदित्य राय, बी इट सलमान खान, बी इट संजय दत्त, बी इट एनीबडी। लॉ के सामने हर कोई एक सा होना चाहिए। वेराज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है लॉ के द्वारा एक सा संरक्षण, लॉ के द्वारा एक सा संरक्षण। कहने का मतलब दैट इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वल प्रोटेक्शन। हर व्यक्ति को एक सा प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो, आप किस क्रीड को बिलोंग करते हो, आपका सेक्स क्या है, आप किस समाज से आ रहे हो। ये सब चीज़ें महत्व यहाँ पर नहीं रखती। इट इज़ जस्ट दैट कि आप अगर इंडिया में रहते हो तो आपको एक सा प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 एक बहुत फेमस सा आर्टिकल है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों फेमस है? बिकॉज इस पे मूवी भी बन चुकी है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत प्यारी मूवी है जहाँ पे ये दिखाया गया कि किस प्रकार से हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए जो है ये आर्टिकल नंबर 15 लाया गया था। आर्टिकल नंबर 15 सिंपल टर्म्स में ये कहता है दैट ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, on the basis of RRCSP, that is race, religion, caste, sex and place of birth, इन चीज़ों के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति, इन चीज़ों के वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP ओनली। तो ये किस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसी के साथ जब आप आगे आओगे आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 16 बेसिकली क्या है सर? आर्टिकल 16 जो है ये बेसिकली बात करता है अगेन नॉन डिस्क्रिमिनेशन की ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP एंड D।
किस चीज़ के लिए? सर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इफ़ इन केस हमारी गवर्नमेंट किसी प्रकार का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जॉब निकाल रही है, तो वहाँ पे रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट इनके आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 16। इसके बाद एक राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत जो अधिकार आता है दैट इज आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 की बात करें तो सिंपल शब्दों में ये कह रहा है दैट अनटचेबिलिटी शैल बी अबॉलिश्ड इन ऑल सेंस। क्या हटाना है? अनटचेबिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अनटचेबिलिटी होता क्या है? तो एज सच इसकी डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दी गई है। आई रिपीट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बट इट इज़ अज्यूम्ड कि अनटचेबिलिटी वही है जो हमारे समाज में फैला हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर दैट, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो छुआछूत जैसी प्रैक्टिसेस हैं, छोटी जाति के साथ जो है भेदभाव किया जाता है, उस चीज़ की यहाँ पर बात करी जा रही है। इसके अलावा अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 जो है ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। जैसे जैसे हमारा समाज इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे अनटचेबिलिटी हमारे समाज से जा रही है एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो आज हमारे रूरल एरियाज़ में थोड़ी बहुत अनटचेबिलिटी बची है वो भी इस तरह से समाज में जो है दूरियाँ, समाज में जो है अच्छाइयाँ आएंगी और जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस अनटचेबिलिटी को हम यहाँ से हटा पाएंगे कम्प्लीटली। आर्टिकल नंबर 18 की अगर बात की जाए तो ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। पहले के ज़माने में क्या होता था, अलग अलग टाइटल्स दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल राजा, धीराज, सम्राट, राय बहादुर, ऐसे टाइटल्स जो हैं स्टेट के द्वारा इम्पोज किए जाते थे। अब स्टेट कन्फर किए जाते थे। अब स्टेट जब इस प्रकार के टाइटल्स देता था तो अल्टीमेटली समाज में बाकी लोग जो हैं वो अपने आप को इन्फीरियर समझते थे इन टाइटल्स वाले लोगों से। तो ऐसे अगर टाइटल समाज में और ज़्यादा अभी होते रहेंगे, दिए जाएंगे टाइटल स्टेट के द्वारा, तो क्या हम कभी इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर पाएंगे? नहीं। एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ कि हम इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करें। इसीलिए हमारी सरकार ने कहा कि, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि अब आने वाली सरकारें जो हैं वो किसी भी व्यक्ति पे इस प्रकार का कोई भी टाइटल जो है वो जो है सरकार कन्फर नहीं करेगी। हाउएवर क्या आपने लोगों को देखा है कि वो अपने नाम के आगे ऐसा लिखते हैं? लेट्स सपोज मेजर अनुराग और लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेधा, या फिर एडवोकेट आदित्य, या फिर डॉक्टर श्रुति। क्या आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं? आंसर इज़ यस। तो क्या ये टाइटल स्टेट के द्वारा कन्फर्म नहीं किए जाते? बिल्कुल किए जाते। बट ये कैसे टाइटल्स हैं? सर, ये टाइटल्स हैं जो स्पेसिफिकली केवल और केवल या तो मिलिट्री टाइटल्स हैं या फिर ये एकेडमिक टाइटल्स हैं। ये दो प्रकार के टाइटल्स जो हैं वो यहाँ पर कन्फर किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप आगे आओगे तो आप पढ़ोगे अबाउट दूसरा सेट दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ोगे तो 19 से लेकर 22 तक आपको जो है अधिकार दिए गए हैं राइट टू फ्रीडम के लिए। अब जब राइट टू फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कंसिडर करता हूँ कि आप शुरुआत से ही पढ़ें, इसलिए आर्टिकल नंबर 19 को पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, एट टाइम्स अवॉइड कर देते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आई वुड से नहीं,
क्योंकि एग्ज़ाम जो है इतना ज़्यादा डाइसी होते जा रहे हैं आजकल कि आप थोड़ी से भी चांसेस जो है वो छोड़ नहीं सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप छोड़ के चले जाओ, एंड ख़ास तौर पे फंडामेंटल राइट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जब आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो बेसिकली इट कन्फर्स और इट गिव्स अस 6 राइट्स। ये हमको 6 अधिकार देता है। कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड, freedom to assemble peacefully without arms. Third, freedom to form association. Freedom to form association. Fourth, freedom to move freely throughout the territory of India. Next, right to reside and settle in any part of India. And last, right to freedom of trade and profession. Trade and profession. ठीक है, आई होप दिस डन। ठीक है, अब इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम प्लस बैचेस में बात करेंगे। अभी हम आते हैं आगे और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल 20 जो है ये बेसिकली आपको बताता है कि आपके पास 3 अधिकार होंगे और ये आपको देते हैं प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस। तो ये क्या बताता है? प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस। सबसे पहला अधिकार इसमें क्या है? सबसे पहला अधिकार है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहने का मतलब कि जो भी कानून आएगा उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस इट इज़ अ सिविल लॉ, ठीक है। सेकंड, नो डबल जियोपार्डी, यानी you should not be punished for the same offense twice. And third, no self incrimination. No one shall be compelled to be a witness against himself or herself, ठीक है। Then we have article number 21. Article 21 सबसे important article, right to life and personal liberty. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या ये इम्पॉर्टेंट है सर? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है सर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की अगर बात की जाए तो ये अधिकार आपको देता है दैट आपके जो जीवन जीने का अधिकार है वो आपसे नहीं छीना जा सकता अदर देन द प्रोसीजर established by law. Established by law. प्रोसीजर established by law का मतलब कि अगर आपसे आपके जीवन जीने के कोई अधिकारों को छीना जा रहा है तो उस सिचुएशन में ये चेक किया जाए कि क्या कोई कानून है जो कि इस चीज़ की अनुमति देता है, एंड
हम सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या किसी कानून के द्वारा इस प्रकार की अनुमति दी जा रही है या फिर नहीं. दैट इज़ द प्रोसीजर विच इज़ बीइंग स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. वेयर एज दूसरी जो चीज़ है, जो मेनका गांधी केस में हमने इस पॉस्टुलेट के अलावा भी दूसरा प्रिंसिपल जो है उसको महत्वता दी थी, एंड दैट वाज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल है, ये हमने मेनका गांधी केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर कनोटेशन लेते हुए यहाँ पे ऑब्जर्व किया दैट when we talk about due process of law, it should not be checked that only if there is a law which is present or not, but rather we should also check the legitimacy of the law. कि ये जो कानून बनाया गया है, कहीं ये इलविल के साथ तो नहीं बनाया गया, कहीं ये कानून आर्बिट्ररी तो नहीं है, इस चीज़ को भी यहाँ पर चेक करने की बात करी गई है. सो दिस इज़ बेसिकली नोन एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड ये है आपका प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इसके अलावा जब आप आगे आओगे तो आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 21. आर्टिकल 21 बात करता है किस चीज़ की? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू एजुकेशन की. हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये अधिकार दिया गया है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं. देन वी हैव आर्टिकल नंबर 22 जो कि बात करता है राइट इन केस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन के दौरान आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं. तो सर सबसे पहला अधिकार आपके पास है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर अरेस्ट. आपको पहले ये बताया जाए कि आपको किस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है. सेकंड, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, कि आपको अधिकार मिले कि आप एक लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सको. नेक्स्ट, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर a magistrate before completion of 24 hours. And fourth, right to be released if magistrate finds so. ठीक है, तो ये हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके दिए गए हैं अंडर राइट टू फ्रीडम. आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं. अब जो है हम चाहेंगे कि डायरेक्टली स्किप करते हैं हम बाकी के राइट्स को, और अभी डायरेक्टली आते हैं हम आगे. राइट टू फ्रीडम हमने कर लिया है. एक्सप्लॉयटेशन जो है 23-24 में है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये दिया गया है. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स दिए गए. बट हम अभी इन राइट्स को स्किप कर रहे हैं और आ रहे हैं सीधे के सीधे इस टॉपिक पे, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे नाउ एंड देन हमेशा सवाल जो है वो पूछे जाते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स. तो ऐसा कहा जाता है दैट राइट विदाउट अ रेमेडी इज़ नो राइट. आई रिपीट, राइट विदाउट अ रेमेडी is no right. Therefore, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई राइट कन्फर किया गया है तो उसके वाजिब में कोई ना कोई रेमेडी भी आपको दी जानी चाहिए, तभी आप जो है इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे एंड उस राइट का कुछ महत्व होगा. तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो हमको इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, बट क्या ये फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो डू वी हैव अ रेमेडी? द आंसर इज येस, एंड वी हैव अ रेमेडी अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that if in case there is a violation of fundamental rights, then what can be done? Then you can approach the Supreme Court directly
अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल नंबर 32। ये हमको अधिकार दिया है आर्टिकल 32 ने कि अगर किसी भी तरह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सर, सुप्रीम कोर्ट आपको देगा अधिकार, डायरेक्शंस। ये डायरेक्शंस उस अथॉरिटी के लिए होंगे जिन अथॉरिटी ने आपके राइट्स का वायलेशन किया है, एंड इन्हीं डायरेक्शंस को हम फेमसली जानते हैं विद द नेम ऑफ रिट्स। रिट्स, ठीक है। सो व्हाट आर रिट्स? रिट्स आर नथिंग बट बेसिकली द डायरेक्शंस विच आर गिवन टू द authorities and lower judicial authorities by the higher courts and the supreme court। ये जो है रिट का पावर आपका, ये बहुत इफ़ेक्टिव पावर है, बिकॉज जितने भी फंडामेंटल राइट्स को आप ओवरहॉल कर लो, जब तक उसके लिए रेमेडी नहीं होगी तो उसका कुछ महत्व नहीं होगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में से सबसे महत्वपूर्ण इंसान जो एक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिनको चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था, उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान की आत्मा और दिल है, ऐसा कहा है हमारे इस रिट्स को। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महत्वता इस रिट की जो है हमारे यहाँ हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और ये रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि रिट्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी, तो यहाँ पर इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने मान लिया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अधिकार है कि हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जब भी हमारा मन करे एंड हमारे अधिकारों का वायलेशन हो। तो अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार कैसे अराइज होता है, तो आपको पता होना चाहिए देयर इज समथिंग विच इज साइन क्वा नॉन फॉर इट। साइन क्वा नॉन, एंड साइन क्वा नॉन क्या मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। एंड व्हाट इज़ दिस साइन क्वा नॉन? सर, it is basically that violation of fundamental right should be there। जैसे ही fundamental rights का violation होगा, it becomes the sine qua non, that is the essential thing, and then you can approach the Supreme Court directly। अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 5 अलग अलग प्रकार की रिट्स जो हैं वो दी गई हैं। पहला, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, सेकेंड इज मैंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, fourth is certiorari, and fifth is quo warranto। I repeat, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। ये 5 रिट्स जो हैं वो आपको दी गई हैं। हेबियस कॉर्पस जो है, इस रिट का मतलब होता है टू शो द बॉडी, टू शो द बॉडी। सपोज करिए किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है, या किसी और अथॉरिटी के द्वारा डिटेन कर लिया गया है, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा इसको डिटेन कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है इसकी डिमांड कर सकते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को जारी किया, तो मतलब वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर रखा है, डिटेन कर रखा है, उस व्यक्ति को आप हमारे सामने लेकर आइए, एंड वी विल डिसाइड, आई रिपीट, वी विल डिसाइड कि क्या इस व्यक्ति को जेल में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये एक तरीके से पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर कराने के लिए रिट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा जो दूसरी रिट है वो है मैंडेमस। सपोज करिए देयर इज़ अ पब्लिक ऑफिसर, एक कलेक्टर साहब हैं, जिनको कुछ कार्य करने के लिए उनके पद पर बिठाया गया है, बट वो किसी कारणवश अपने कार्य को डिलीजेंटली नहीं कर रहे हैं, और डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स, एक व्यक्ति जो उनके पास जा रहा है वो कह रहा है कि सर हमने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दिस हमें जो है अभी भी अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो कि पब्लिक ऑफिसर है, डायरेक्ट करेगी कि आपको जिस पद पे बिठाया गया है, जिस कार्य को करने के लिए बिठाया गया है, वी कमांड, हम आपको कमांड करते हैं, हम आपको आदेश देते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं परमादेश, परमादेश, कि हम आपको परम आदेश देते हैं। किस चीज़ का?
कि आपको जिस कार्य को करने के लिए इस पद पर बिठाया गया है, प्लीज़ वो कार्य करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है बेसिकली इसके अंतर्गत ये होता है कि अगर कोई एक कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाके किसी और जुरिस्डिक्शन का या उस जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके किसी और सब्जेक्ट मैटर का केस ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो उनको रोक सकता है कि देखो आपके पास अधिकार नहीं है इस जुरिस्डिक्शन के केस को लेने का, सो वी प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट और टू फॉरबिड, कि हम आपको रोकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर केस को नहीं लीजिए। हाउएवर इसके तुरंत बाद आता है रिट ऑफ सर्श्योररी। रिट ऑफ सर्श्योररी इज दैट टू ट्रांसफर। इसके अंतर्गत अगेन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को जो है आदेश देते हैं कि आपके समक्ष जो केस ये रखा हुआ है इसको आप हमारे पास ट्रांसफ़र करें, एंड वी विल डिसाइड कि इस केस का क्या करना है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज रिट ऑफ सर्श्योररी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स इज रिट ऑफ क्वो वारंटो। अब ये रिट ऑफ क्वो वारंटो क्या कहती है? सपोज करिए पांच दोस्त हैं। इन पांचों को पता चलता है कि एक XYZ कंपनी आई है और इस XYZ कंपनी में जॉब्स आई हैं और इन जॉब्स यहाँ पे जो है केवल और केवल 5 वैकेंसी आई है। तो ये जाते हैं सारे के सारे अपना एग्ज़ाम देने के लिए और यही 5 लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसके अलावा कोई भी नहीं था। सिमिलरली जब ये आगे जाते हैं इंटरव्यू में तो वापस से यही 5 लोग दिखते हैं। एंड फिर इसके बाद जब फाइनल लिस्ट का रिजल्ट आना होता है ये सब खुश होते हैं कि यार हम 5 का तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट बाद में पता चलता है 4 लोगों का सिलेक्शन होता है और एक व्यक्ति का सिलेक्शन ही नहीं होता है। और फिर थोड़े समय बाद तो और एक और नई चीज़ पता चलती है कि ये जो एक व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ है इसकी जगह किसी और एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है जो कि ना ही इंटरव्यू प्रोसेस में था ना ही रिटन एग्ज़ाम के प्रोसेस में था, कहीं पे भी नहीं था। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में दे कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद रिट पिटिशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी करेंगे रिट ऑफ क्वो वारंटो अगेंस्ट दिस पर्सन जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है। रिट ऑफ क्वो वारंटो के अंतर्गत ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए दैट बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस पोजीशन? आप किस अथॉरिटी से इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हो? एंड इफ़ इन केस वो जस्टिफाई कर देते हैं कि किस तरीके से वो इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं एंड अगर वो लेजिटिमेट चीज़ होगी देन वेरी गुड। अगर वो लेजिटिमेट चीज़ नहीं है, आई रिपीट, अगर वो लेजिटिमेट चीज़ नहीं है देन उस सिनेरियो में आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। एंड दिस इज़ डन इन विच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ओनली एंड ओनली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर जी। अब आते हैं आगे रिट जुरिस्डिक्शन में। बेसिकली आपको ये बताते हैं दैट रिट का जो जुरिस्डिक्शन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और वो हमारे हाई कोर्ट के पास भी है। आई रिपीट अगेन, रिट का जो जुरिस्डिक्शन है इट इज़ देयर विद द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इट इज़ देयर विद द हाई कोर्ट। दोनों के ही पास अधिकार है टू इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड हाई कोर्ट के पास अधिकार है अंडर आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, फिर से बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड हाई कोर्ट्स के पास अधिकार है अंडर आर्टिकल नंबर 226। अब जब हम बात कर रहे हैं इन अलग अलग किस्म के हमारे अधिकारों की, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम जानें कि इन पावर्स में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर टेरिटोरियल पावर में अंतर देखें तो हाई कोर्ट जो है वो केवल और केवल, चूँकि उसका ये पावर नैरोअर है तो इसलिए वो केवल और केवल अपने लोकल जुरिस्डिक्शन यानी अपने स्टेट के अंदर के लिए रिट को इशू कर सकता है।
वेर एज सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो वाइडर है, ब्रॉडर है। क्यों? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए रिट्स जो है वो इशू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा भारत है, ठीक है। एंड ये जो हमारा सुंदर सा प्यारा सा भारत है, इसमें जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते हैं जहाँ पे पीओके दिखाएं हम कटा हुआ, नहीं, पीओके तो हमारा है सर। ओहो, आप समझ लो, ये जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक है। नहीं, आज बना के ही रहेंगे। चलो 1 more टाइम, लेट्स गिव इट अ ट्राई। वेरी गुड। चलो, तो ये जैसे आपने देखा हमारा सुंदर सा प्यारा सा भारत है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है? सर सुप्रीम कोर्ट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। वेयर एज हमारे जो पूरे अलग अलग स्टेट्स हैं ये भी तो बटे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है यहाँ बीच में है मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे है आपका गुजरात रीजन, यहाँ पे है महाराष्ट्र रीजन, यहाँ पे है आपका गोवा, यहाँ है केरला, यहाँ है तमिलनाडु, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग कर्नाटका, अलग अलग जो है आपके स्टेट्स बटे हुए हैं। तो हर स्टेट का खुद का एक हाई कोर्ट होता है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि किसका रिट का जुरिस्डिक्शन ज़्यादा ब्रॉडर है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट आपके पूरे हिंदुस्तान के लिए इशू कर सकता है रिट्स। वेयर एज अगर बात की जाए स्टेट्स की, तो वो केवल और केवल अपने पर्टिकुलर स्टेट में ही इशू कर सकते हैं रिट्स को, सिर्फ इतने ही एरिया में। तो ऑब्वियस सी बात है दैट सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल जो है वो ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट जिसका नैरोअर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए व्हाट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग? सर द मोस्ट एसेंशियल थिंग और द साइन को नॉन इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बाय दैट वी मीन दैट सुप्रीम कोर्ट आप तभी जा सकते हो जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। एंड जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की, तो इट बिकम्स द साइन को नॉन फॉर एंटरिंग इनटू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32। बट कैन वी से दैट कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन तभी इन्वोक कर सकते हो जब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? द आंसर इज ट्रू। बट क्या आप हाई कोर्ट में भी केवल तभी कर सकते हो जब फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है? द आंसर इज नो। बट रादर फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी और लीगल राइट के लिए भी आप जा सकते हो हाई कोर्ट अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन। सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए कि दिया गया है अंडर आर्टिकल 226 दैट व्हेन यू आर गोइंग टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 226 इट कैन बी ईदर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज फॉर एनी अदर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन वाइडर है इन कंपैरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट। वन मोर थिंग, सुप्रीम कोर्ट का ये जो अधिकार है ये आता है आर्टिकल 32 में, और अगर आपको याद हो मैंने बताया था आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 जो है ये बात करते हैं किसकी? ये बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। अब चूंकि आर्टिकल 32 भी तो आर्टिकल 35 के बीच में आता है, बाय दैट वी मीन कि आर्टिकल नंबर 32 इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। तो जो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, क्या वो खुद ही उसका वायलेशन कर सकता है? आंसर इज नो। इसीलिए वी से दैट आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत जो रिट जुरिस्डिक्शन है दैट कैन नॉट बी डिनाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट।
वेर एज हाई कोर्ट के अंदर जो आपका ये पावर है, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट। चाहे तो वो इसको जो है आपको दे, चाहे तो वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से मना कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि आप रिट्स और ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स को जो है बहुत अच्छे से पढ़ें, बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं दैट इफ़ इन केस आप चाहते हो अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना, तो आई वुड से कि अभी भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 31 जुलाई तक के लिए 31 जुलाई तक के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जहाँ पर आप अप टू 25% ऑफ जो है वो देख सकते हैं ऑन ऑल दी प्रोडक्ट्स जो कि 3 ईयर LLB के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। यस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी ऑन है। इसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। जैसे ही आप अपने आप को इसमें सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जिन भी अपने फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें। अभी जो है हैवी डिस्काउंट चल रहा है जो कि 25% तक का है, जिसको अवेल करने के लिए आप कोड लगा सकते हैं बीइंग आदित्य राय आर्मी का BAR5। जैसे ही आपने BAR5 कोड लगाया, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट की मदद से आप जो है अपने तैयारी को एक नई विंग्स दे सकते हैं। इसके अलावा LLB के लिए द ड्रीम बैच इज़ ऑलरेडी लाइव। ये जो बैच है ये कॉम्प्रिहेंसिवली आपके DU LLB, MHCET, NLSET या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए रखा गया है। ये बैच जुलाई 20 से शुरू हो चुका है, आपको अभी जाना है एंड इस पर्टिकुलर बैच को आप जो है परचेज कर सकते हैं। अगेन द कोड विच विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट इज BAR5। जैसे ही आप इस कोड का उपयोग करोगे, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आप अपनी परचेज को जो है वो थोड़ा सा सब्सिडाइज अपने लिए कर सकते हो, ताकि आपको भी ज़्यादा बर्डन फाइनेंशियल ना नज़र आए। ठीक है, बट येस, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी कहूँगा, एक इन्वेस्टमेंट जो कि आपके फ्यूचर में करी जाती है, एक इन्वेस्टमेंट जो आपके पढ़ाई में करी जाती है, एक इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए करी जाती है, ये आपको आगे बहुत कुछ बेनिफिट देगी एंड इट इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू in the longer run. With this, I'm signing off. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. My name is Aditya Rai, and I wish you all the very best for your coming future. Thank you.